2008 मनमोहन सिंह गवर्नमेंट न्यूक्लियर डील साइन करने के लिए काफ़ी आमादा थी। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि अतीक अहमद ने भी उस समय न्यूक्लियर डील के लिए वोटिंग की थी। जो आदमी बम बनाने के लिए और बम से लोगों को मारने के लिए जाना जाता है, वो न्यूक्लियर डील में जाकर वोट कर रहा है। अतीक अहमद माननीय विधायक से माननीय सांसद बन जाते हैं। ऐसा क्या था अतीक अहमद में कि इतना ज़्यादा जुल्म करने के बाद भी इसने 11,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली। हाय, स्वागत है आपका अभिषेक तिवारी वर्ल्ड में। यूपी का प्रयागराज, जिसको हम लोग इलाहाबाद के नाम से जानते थे कुछ सालों पहले, वहाँ एक छोटा सा कस्बा है कसारी मशारी। वहाँ एक गरीब टांगे वाला रहता था जिसका नाम हाजी फिरोज अहमद था। उसके घर में 10 अगस्त 1962 को एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था अतीक अहमद। अतीक अहमद अपने घर में सबसे बड़ा लड़का था। उसके साथ एक छोटा भाई भी था जिसका नाम खालिद अजीम था, जिसको आप लोग काफ़ी अच्छे से जानते भी होंगे, आजकल काफ़ी चर्चाओं में भी रहा है। वो मोहम्मद अशरफ के नाम से। इसके अलावा उसकी 2 बहनें भी थीं। अतीक अहमद का पढ़ाई लिखाई में शुरू से भी मन नहीं लगता था, तो वो 8th क्लास के बाद उसने पढ़ाई लिखाई छोड़कर उसने क्या किया कि उस इलाके से जितने भी मालगाड़ी आती जाती थी ना, वहाँ से कोयला चुराना वहाँ से उसने स्टार्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे जब अच्छा खासा उसमें वो करने लगा, तो फिर अपने इलाके के बहुत सारे लड़के को उसने अपने गैंग में शामिल किया और इस तरह के बिजनेस में उसको इंडल्ज वगैरह कराया। इसी दौरान वहाँ के जो तत्कालीन एमपी थे, राज्यसभा सांसद जो थे सलीम शेरवानी, उनके संपर्क में आया और उनका वो बाउंसर वगैरह भी था उस समय। किसी तरह इस तरह से करते करते उसने 10th क्लास पास करने की कोशिश की 1979 में, बट वो फेल हो गया उस काम में। और इसी दौरान एक और घटना उसके साथ हुई, और काफ़ी बड़ी घटना हुई उसके साथ, कि कोयले के बिजनेस में जब उसका अच्छा खासा बिजनेस एस्टैब्लिश हो गया था, तो उसी आपसी रंजिश में क्या हुआ कि एक मर्डर हो गया उससे, और मर्डर के कारण वो जेल में चला गया। और यूपी में पहली बार किसी पर एनएसए लगा, मतलब अतीक अहमद पर एनएसए लगा। और इसी दौरान वो वहाँ के सबसे बड़े गैंगस्टर, उनसे भी बड़े गैंगस्टर थे, जिनका नाम चांद बाबा, जिसको आप लोग हो सकता है आप लोग जानते होंगे, ओरिजिनल नाम था उनका शौके इलाही, उनके संपर्क में आया। और वो चांद बाबा की इतनी चलती थी वहां पर कि उनसे हर कोई डरता था वहां पर, और उनकी पहुंच इतनी थी, दिल्ली तक उनकी पहुंच थी, कि वो एक ही दिन में अतीक अहमद को जेल से वो छुड़ा भी लाए। ये खौफ था, मतलब वहां पर उस समय के इलाहाबाद में चांद बाबा का इतना खौफ था कि वहां पर उनसे कोई भी पुलिस पंगा नहीं लेना चाहती थी। एक बार नौरंग सिंह उस इलाके में पुलिस ऑफिसर बनकर आते हैं और चांद बाबा को पकड़ने की कोशिश करते हैं। बट हुआ क्या उनके साथ कि जब रात के समय में चांद बाबा ने उस पूरे पुलिस थाने को चारों तरफ से घेर कर और वो बमबारी करने लगा। तो वो बम बनाने में काफ़ी वो मशहूर चांद बाबा के नाम से जो जाना जाता था वो था। इन सब चीज़ों में, और यहाँ पर अभी क्या हुआ था कि अतीक को उन्होंने छुड़ा भी लिया था। तो अभी अतीक काफ़ी इससे मतलब होता है ना कि इंस्पायर हुआ, और फिर वो ना चांद बाबा के गैंग में शामिल हो गया और चांद बाबा के संपर्क में रहने लगा। चांद बाबा के संपर्क में रहते रहते उसने काफ़ी चीज़ें वहाँ पर सीखी, मतलब कैसे बम बनाते हैं, कैसे गैंग चलाया जाता है, पॉलिटिक्स में कैसे आया जाता है। और चांद बाबा को एक अच्छा खासा पॉलिटिकल बैकअप भी था, और वो भी उसने अतीक ने वहाँ से सीखा। उसके बाद सब देखते देखते कुछ समय बीत जाने के बाद ना क्या हुआ कि चांद बाबा पॉलिटिक्स में खड़े होते थे, मतलब विधायक वगैरह में जो भी है व्हाटएवर। अतीक अहमद ने भी सोचा ना कि मैं भी विधायक में खड़ा होऊंगा और मैं भी चुनाव लड़ूंगा। इसी कारण से आपसी रंजिश फिर स्टार्ट हो गई चांद बाबा और अतीक अहमद में। किसी तरह से जैसे तैसे जो भी हुआ, मतलब काफ़ी मतलब गैंगवार हुआ, काफ़ी आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, लेकिन फाइनली अतीक अहमद ने वो चुनाव जीत लिया। चुनाव खत्म होने के कुछ ही दिनों बाद चांद बाबा एक गैंगवार में मारे जाते हैं, और उसके बाद अतीक अहमद ने क्या किया कि सारा साम्राज्य जो है ना चांद बाबा का, वो उसने कब्जा कर लिया। मतलब एक तरह से वो गैंग का पूरा लीडर वही बन गया, चांद बाबा की जगह पर वो खड़ा हो गया। 1989 में अतीक अहमद तो एमएलए बना ही, बट उसके बाद वो लगातार 4 बार फिर से विधायक रहा। और जाहिर सी बात है कि अगर आप 5 टर्म में अगर आप विधायक रह रहे हैं और भी बड़ी बड़ी पार्टियों
के प्रतिद्वंदी को हरा कर अब विधायक रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इतना आसान तो है नहीं। और इन 5 टर्म में ना इसका बोलबाला और काफी अच्छा खासा बढ़ा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एक्सटॉर्शन और लैंड कब्जा करके इसने पैसे तो काफी अच्छे बनाए, और इसके साथ साथ ये इलेक्शन टैक्स के नाम से भी ना पैसे वसूलता था। मतलब फैक्ट्री ओनर्स, बिल्डर्स, मतलब रियल एस्टेट्स, हॉस्पिटल ओनर्स, इन सब से ये पैसे की अच्छी खासी उगाही करता था, और लोग डरते भी थे और लोग इसको पैसे देते भी थे, क्योंकि उनका कोई चारा था भी नहीं। इनफैक्ट जो 1995 में चर्चित गेस्ट हाउस कांड हुआ था लखनऊ में मायावती जी के साथ, उसमें भी मेन अगर योगदान था तो इसी का था। और इस चर्चित गेस्ट हाउस कांड के कारण बड़ी बड़ी जो पार्टियां थी, प्रतिद्वंदी पार्टियां थी ना, उन लोगों को इस अतीक अहमद में काफी टैलेंट दिखता भी था, तो वो बैकअप देते थे इसको। फाइनली 2004 में फूलपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को लोकसभा का टिकट दिया, और इस लोकसभा सीट से 2004 में अतीक अहमद जीत भी जाता है। और इस चुनाव जीतने के बाद से ही ये माननीय विधायक से माननीय सांसद जी हो जाते हैं। और फूलपुर लोकसभा सीट के बारे में मैं आपको बता दूं, इसी सीट से हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इसी सीट से जीते थे चुनाव और प्रधानमंत्री बने थे। और इसी सीट से पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर भी चुनाव लड़ी थी, और इसी सीट से वीपी सिंह भी चुनाव जीत के प्रधानमंत्री बने थे, फूलपुर लोकसभा सीट से। तो ये काफी बहुत चर्चित सीट है। अब ये तो पता ही है कि एक आदमी एक साथ विधायक और सांसद रह नहीं सकता है। सो फाइनली इसको जो विधायक था इलाहाबाद वेस्ट से, इसको वो सीट छोड़नी पड़ी, और इसी सीट से इसने अपने भाई जो जिसको खालिद असीम के नाम से जानते हैं, जो अशरफ भी जाना जाता है जिस नाम से, उसी सीट से अशरफ भी खड़ा हुआ। और बट हुआ क्या कि बीएसपी का जो प्रतिद्वंदी थे जिनका नाम राजूपाल था, वो इस सीट से चुनाव 4000 वोट से जीत जाते हैं। और ये बात अतीक को बिल्कुल ही हजम नहीं हुई। इसको लगा कि मैं मतलब इतना दिनों से साम्राज्य मैंने स्थापित किया और ये कैसे चुनाव जीत गया। तो यहीं से इसका मतलब अगर मैं बोलूं तो पतन की यहीं से नींव रखी गई। आई इलेक्शन जीतने के बाद राजूपाल का भी उस इलाके में काफी दबदबा स्टार्ट हो गया था, और ये अतीक अहमद से ये बर्दाश्त हो नहीं पा रहा था कि ये मेरा भाई हार भी गया और इसका दबदबा बढ़ते जा रहा है, और मैं तो यहाँ फूलपुर में बैठा हूँ। सो इसने 2-3 बार अटैक करवाने की कोशिश की, बट किसी तरह से राजूपाल बच निकला उस समय। उसके बाद 26 जनवरी 2005 को, मतलब शादी राजूपाल की ठीक 9 दिन पहले हुई थी पूजा पाल से, और 26 जनवरी 2005 को अपने गांव रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में वो सेलिब्रेट करने जा रहा था। उसी दरमियान जाते समय बीच बाजार में राजूपाल की हत्या हो जाती है। और उस समय जब राजूपाल की हत्या हुई तो इनके फ्रेंड उमेश पाल भी जो एडवोकेट थे वो वहां पर मौजूद थे, और वो इसमें गवाह भी थे। बट अब ये मैं आगे बताऊंगा कि उमेश पाल का क्या इससे रिलेशन था। और जब राजूपाल की हत्या हो जाती है तो यहाँ पर बेसिकली ये मतलब बीएसपी के एमएलए थे उस समय। तो जब लोगों को वहाँ पता चलता है तो कि हमारा एमएलए मारे गए, तो वहाँ पर काफ़ी दंगे भी होते हैं, मतलब दंगे टाइप का भी होता है, और यूपी गवर्नमेंट भी सत्ते में आती है, और जितने भी एसपी रैंक से लेके जितने भी एसपी रैंक के इक्विवेलेंट और नीचे के लोग थे सबको सस्पेंड कर दिया जाता है। और इसके बाद राजूपाल की जो वाइफ है, जो 9 दिन में ही वो विधवा हो गई थी, विडो हो गई थी बेसिकली, वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है, और वहां पर अतीक अहमद के भाई मोहम्मद अशरफ, और जिनको खालिद अजीम बोला जाता है, और उसके साथ केस में मतलब 5-6 लोगों को और नामजद उसमें वो घोषित कर। राजूपाल की हत्या के बाद ये सीट फिर से खाली हो जाती है, और यहाँ पर फिर से बाई इलेक्शन होता है, और बीएसपी फिर पूजा पाल को, मतलब जो विडो थी राजूपाल की वाइफ, खड़ा करती है इनको, और अतीक अहमद के तरफ से फिर मोहम्मद अशरफ खड़ा होता है। लेकिन इस सीट से इस बार मोहम्मद अशरफ चुनाव जीत जाता है। तो आप समझिए यहाँ पर, और ये ध्यान देने वाली बातें हैं कि फूलपुर से माननीय सांसद हो गए, और इनका भाई यहाँ पर इलाहाबाद वेस्ट से विधायक हो गया, और पूरे प्रदेश में जहाँ से जिस पार्टी से वो सांसद हैं उस प्रदेश में समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट है। तो आप समझिए क्या रुतबा था और किस तरह की पावर थी, मतलब सब तरह का एक तरह से कॉकटेल था। 2007 तक काफी बोलबाला रहता है अतीक अहमद का अपने इलाके में, मतलब प्रयागराज इलाहाबाद के इलाके में।
2007 में इलेक्शन होता है और समाजवादी पार्टी काफी बुरे तरीके से हारती है और बीएसपी सत्ता में आती है। मायावती की तरफ से राजू पाल की पत्नी पूजा पाल अतीक अहमद के भाई अशरफ को हराकर वहां से एमएलए इलाहाबाद वेस्ट से फिर से चुनाव जीत जाती है। और अब तक जो भी लोग दब के रहते थे, मतलब 2007 मतलब जब से बीएसपी की गवर्नमेंट आई, तब से फिर उमेश पाल फिर से जाकर कोर्ट में और पुलिस में ये बयान देते हैं कि 2006 में मुझे अतीक अहमद ने किडनैप कर लिया था और मुझ पर दबाव बनाया था कि आप ये सब काम मेरे खिलाफ कुछ आपको बोलना नहीं है। तो मैं थोड़ा सा डर गया था, बट अब मैं डरना नहीं चाहता हूं। अब मैं इस केस में गवाह बनना चाहता हूं और मुझे किडनैप किया गया। तो जैसे ही उमेश पाल ये कंप्लेन करते हैं, अतीक को फाइनली अरेस्ट कर लिया जाता है, जो कि उस समय वो सांसद भी था और दिल्ली में छुपा था, और वहां से अरेस्ट कर लिया जाता है। कहा यह भी जाता है कि अतीक अहमद डर के मारे वहां दिल्ली में छुपा था कि कहीं उसका कोई एनकाउंटर ना वहां पर करा। अतीक अहमद भले ही जेल में था, बट वो थे अभी माननीय सांसद ही। 2008 में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट को न्यूक्लियर डील साइन कराना था और मुख्य जो विपक्षी पार्टी है वो साइन करने देना नहीं चाहती थी। तो इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ कि जिस पार्टी का वोट ज्यादा होगा वो बिल पारित हो जाएगा। सो अब सारी पार्टियां इसमें जोड़ तोड़ में लग गई, क्योंकि कांग्रेस को बेसिकली 228 वोट थे कांग्रेस के पास, 44 इनको कम पड़ रहे थे। तो इन्होंने सारी पार्टियों से, मतलब जो भी इनके साथ जो पार्टियां और हो सकती थी, इनसे सपोर्ट मांगा। उसमें से समाजवादी पार्टी से भी सपोर्ट मांगा। मुलायम सिंह यादव ने सपोर्ट देने का पूरा भरोसा दिया और बोला कि ठीक है, हम सपोर्ट करेंगे। और जिस दिन वोटिंग होनी थी लोकसभा में, उसके ठीक 48 घंटे पहले अतीक अहमद और साथ में और 6 सांसद थे, उनको जेल से लाया गया वोटिंग कराने के लिए। चूंकि मैं ये यहाँ पर बता दूं कि कोर्ट से अभी कोई इन लोगों पर आरोप साबित हुआ नहीं था, बट हुआ ठीक इसका उल्टा। न्यूक्लियर डील के विरोध में, मतलब न्यूक्लियर डील के अगेंस्ट अतीक अहमद ने वोटिंग की और इससे काफी मुलायम सिंह यादव उस समय काफी झल्लाए, समाजवादी पार्टी काफी झल्लाई और इमीडिएटली समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद और उनके 6 और साथ में जो और सांसद थे जिन्होंने वोटिंग नहीं की थी, अगेंस्ट में की थी, उनको पार्टी से एक्सपेल कर दिया। अतीक का खौफ इतना ज्यादा था कि इलाहाबाद में 10 जजों ने उसकी हियरिंग से अपने आप को पीछे हटा लिया था और फाइनली जो 11वें जज थे वो सुनवाई में आए। और मैं ये भी बता दूं कि आज तक मतलब अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा केस थे, बट किसी भी केस में आज तक वो आरोपी साबित नहीं हुआ था। सिर्फ मरने के ठीक 2 दिन या 10 दिन पहले एक आरोप साबित हुआ था, वो भी किडनैपिंग के मामले में, जो उमेश पाल का किडनैपिंग का मामला था। चूंकि इस पे कोई आरोप साबित हुआ नहीं था, तो ये चुनाव लड़ सकता था। तो 2009 में अपना दल की पार्टी से इसने फिर से चुनाव लड़ा, उसमें वो हार गया। 2012 में फिर से इसने चुनाव लड़ा, इस बार अपना ही कुछ दल बनाकर लड़ा, उसमें भी ये हार गया। फिर इसके बाद 2014 में मुलायम सिंह यादव ने फिर से अतीक अहमद को टिकट दी और इस टिकट के दरमियान अखिलेश यादव को मन नहीं था टिकट देने का और काफी मतलब लड़ाई झगड़ा भी हुआ, मतलब आपसी काफी खींचतान हुई। बट फाइनली समाजवादी पार्टी ने मतलब मुलायम सिंह यादव के कहने पर टिकट दिया अतीक अहमद को और उसमें भी ये चुनाव हार गया। तो अब बैक टू बैक जो 3-4 चुनाव ये हारा, उसके बाद इसको लगा कि थोड़ा सा ना मेरा वर्चस्व धीरे धीरे कम हो रहा है और इसका थोड़ा राजनीति से हल्का मोह भंग भी हुआ। उसके बाद ये फिर जेल से जब भी आता था तो फिर से अपने काम में लग गया कि चलो लोगों का अपने हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व करता था, मतलब बोलता था कि मैं हेल्प करता हूँ, क्या करता हूँ, बट वो अपना एक्सटॉर्शन और जो भी वो काम वो स्टार्ट रखा। 2022 में सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन है राजू पाल हत्याकांड में, वो कंप्लीट हो जाती है और फाइनली सीबीआई 10 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करती है। उसमें से अतीक अहमद और अतीक अहमद का जो भाई अशरफ और इंक्लूडिंग 8 मोर पीपल उसमें एक्यूज बनाए जाते हैं। और एक चीज यहाँ काफी इंटरेस्टिंग करने वाली बात है, उमेश पाल जो उस समय राजू पाल हत्याकांड के में उनके फ्रेंड जो साथ थे वहां पर, मतलब उनके सपोर्ट में और जो भी थे, उनको सीबीआई ना गवाह से हटा देती है, क्योंकि ये बार बार ना बयान पलटते हैं और जैसा हम लोगों ने बताया कि बार बार बयान पलटते हैं और बोलते हैं कि हम थे वहां नहीं थे और ऐसे जो भी है, तो इस कारण से उनको हटा दिया जाता है। 2023 तक सब कुछ थोड़ा बहुत शांत हो गया था, क्योंकि मेन रीजन ये था कि सीबीआई ने अपने विटनेस लिस्ट से उमेश पाल का नाम बिल्कुल हटा दिया था, जो कि मुख्य गवाह थे उसमें, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ वो बार बार अपना स्टेटमेंट चेंज कर रहे थे, जो उन्होंने ऑलरेडी बताया भी पहले।
और अतीक अहमद को, इसका मतलब कि अतीक अहमद को कोई भी खतरा नहीं था उमेश पाल से। बट हो क्या रहा है, ठीक उल्टा। अचानक 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की हत्या हो जाती है कोर्ट हियरिंग से, जब वो अपना लौट रहे हैं उनके ठीक घर के सामने। और इसमें डायरेक्ट उनकी माँ के सामने हत्या हो रही है। उनकी वाइफ जयापाल थाने में जाती हैं रिपोर्ट लिखाने, और ये भी बोलती हैं कि मेरे हस्बैंड को तो इन लोगों ने मार ही दिया, मेरे को भी कॉल आया था कि आपको भी हम लोग मार देंगे। और वो एक्यूज बनाती हैं अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ, उनकी वाइफ शाइस्ता परवीन, उनके 2 बेटे, और एक नाम है गुड्डू मुस्लिम, गुलाम, और 9 अदर्स, इन लोगों के खिलाफ ये रिपोर्ट लिखाती हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद यूपी की राजनीति काफी गर्म हो जाती है। अपोजिशन जो भी है वो काफी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हो हल्ला करने लगती है कि दिन दहाड़े इस तरह की हत्या कैसे हो जा रही है, और वो भी इस तरीके की हत्या कैसे हो जा रही है। तो श्री योगी आदित्यनाथ बोलते हैं विधानसभा में कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे और इस पर हमारी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। और फिर यूपी पुलिस लग जाती है, मुख्य आरोपी जितने भी हैं, जयापाल के ने जो भी स्टेटमेंट दिया था उसके खिलाफ निकल जाती है, या तो पकड़ने या तो एनकाउंटर करने। उसमें कुछ लोग 3 लोग मारे भी जाते हैं एनकाउंटर में। इसी बीच क्या होता है कि कुछ दिन जब बीतने के बाद क्या होता है कि अब साबरमती जेल से अतीक अहमद को उमेश पाल किडनैपिंग केस में इलाहाबाद कोर्ट में लाया जाता है हियरिंग के लिए, और बाई रोड लाया जाता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि फाइनली पहली बार 100 केस के बाद फाइनली अतीक अहमद को इस केस में सजा मिल जाती है। और समझिए ये किडनैपिंग का केस है, ये कोई हत्या का केस नहीं है, किडनैपिंग के केस में सजा मिल जाती है। और अतीक अहमद का जो बेटा और उसका जो गुलाम, उसकी भी एनकाउंटर हो जाती है झांसी में, यूपी के झांसी में 13 अप्रैल 2023 को। अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर होने के ठीक 2 दिन बाद 15 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में मेडिकल चेकअप के दौरान, मेडिकल चेकअप के दौरान ले जाते समय जीप से उतरकर और हॉस्पिटल में जो भी है पैदल जाने का जो भी रास्ता है वो ले जाते समय इनकी हत्या हो जाती है। और ये पता चलता है कि ये फेक मीडिया पर्सन बनकर 3 लड़के आए थे, और तीनों ने इन लोगों को गोली मारी। और सरेंडर करने के बाद जब पुलिस पूरी अच्छे तरीके से पूछताछ करती है तो इनमें से एक का नाम लॉलेश तिवारी, सेकंड का नाम सनी, और तीसरे का नाम अरुण मौर्य ये साबित होता है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये काफी गरीब परिवार से आते भी हैं, और इनके घर वालों को भी नहीं पता है कि ये क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। देखिए, अतीक अहमद की हत्या जो है हुई और उसके भाई की जो हत्या हुई पुलिस कस्टडी में हुई। उन दोनों के हाथ बंधे थे और दोनों एक दूसरे से भी बंधे थे, और पुलिस कस्टडी में इस तरह की हत्या होना ये काफी शर्मनाक बात है डेमोक्रेसी के लिए, बिल्कुल शर्मनाक बात है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। रीजन ये है कि पुलिस कस्टडी में कोई भी आरोपी जो है ना वो बंधा रहता है, मतलब वो अपनी ही रक्षा कुछ खुद नहीं कर सकता है। उनकी सारी जिम्मेदारी उनके साथ जो पुलिस वाले हैं जो सुरक्षा में प्रदान दिए गए हैं उनकी है। तो और इससे दूसरी बात ये भी है कि इससे लॉ एंड ऑर्डर पर लोगों का विश्वास उठ जाता है। आप किसी को भी बंदूक एक बार दे सकते हो, लेकिन अगर आपने एक बार दे दिया तो फिर यकीन मानिए कोई भी हो आपका उस पर से कंट्रोल डेफिनेटली हट जाता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छी लगी होगी। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल so that I can grow and it will definitely motivate me